हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के मिड वीक मैटर प्रोग्राम में। पिछली 2 क्लास हम लोगों ने पेन टैप पे की थी, लेकिन अब हम वापस कैमरा पे आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग 18 अगस्त से 22 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये क्लास सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हमारा आज का पहला सवाल क्या है कि कौन सा देश नेपाल से लगभग 1000 मेगावाट बिजली आयात करने वाला है। ठीक है, इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। सो वो देश कौन सा है एग्जैक्टली जो नेपाल से 1000 मेगावाट बिजली का क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, राइट। सो वो कंट्री है हमारी इंडिया। ठीक है, इंडिया क्या करेगा, नेपाल से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। ठीक है, और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वहाँ के विदेश मंत्री नेपाल की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, अर्जू राणा देउबा। ठीक है, अर्जू राणा देउबा ये नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये भी इंडिया आई थी और इन्होंने क्या किया है, 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने की MOU साइन किया है। किसके साथ? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। ठीक है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अर्जू राणा देउबा क्या करेंगी, MOU साइन किया है, जिसमें क्या करेगा, नेपाल 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। अब यहीं पर आप एक बात याद कर सकते हैं कि अभी हाल ही में नेपाल से हमने क्या किया था, NPIL। ठीक है, 1 लाख है ना, 1 लाख क्या किया था हम लोगों ने, NPIL 1 लाख ट्रांजैक्शन किया था ना। NPIL 1 लाख क्या किया था, ट्रांजैक्शन किया था। कैसा ट्रांजैक्शन था वो ट्रांजैक्शन था पेमेंट टू पर्सन टू मर्चेंट। ठीक है, P2M ट्रांजैक्शन किया था हम लोगों ने। किसके साथ? नेपाल के साथ ही किया था। अभी याद कीजिए कि नेपाल में हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं। सो प्राइम मिनिस्टर, जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या नाम है, सो जो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है KP शर्मा ओली। ठीक है, KP शर्मा ओली है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। ठीक, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि हु टुक ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ESIC के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, हमारा ये सवाल है। ठीक है, अगर आप हमारी क्लास में एक्टिव हैं तो आप इन ऑप्शंस को देख के बता सकते हैं कि कौन है। ठीक है, मनोज मित्तल क्या है, सो वो सिडबी के बनाए गए थे। ठीक है, टीवी सोमनाथन अभी हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, है ना। इससे पहले ये क्या थे, सो ये इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे। तो टीवी सोमनाथन क्या है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। गस अटकिंसन ये क्रिकेट प्लेयर है भाई, ये इनको क्या मिला है, इनको जुलाई प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है ना। कहाँ से? ICC से। एंड फिर वुमेन्स में कौन था, सो वो वुमेन्स में थी चमारी अतापत्तू। ये कहाँ की हैं, ये श्रीलंका की हैं। सो हमारा सही जवाब हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। ठीक है, अशोक कुमार सिंह को क्या किया गया है, ESIC का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। ठीक है, ESIC का महानिदेशक बनाया गया, किसे, अशोक कुमार सिंह को। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये इससे जुड़ी मैंने डिटेल्स लिख रखी हैं कि 19 अगस्त को नई दिल्ली में मुख्यालय में क्या हुआ है, ये अशोक कुमार सिंह को रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत राज्य बीमा निगम का क्या बना दिया गया, महानिदेशक बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि राइजिंग राजस्थान में निवेश शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें सरकार ने कितने कुल राशि पूछ रहा है। ठीक है, कि टोटल अमाउंट कितना है। अभी राजस्थान में क्या हुआ है कि समिट हुआ है। ठीक है, राइजिंग राजस्थान के नाम से समिट हुआ है। ठीक है, जिसमें सरकार ने क्या किया है ना कि कुछ पैसों का अनाउंसमेंट किया है कि वो रोजगार में क्या करेंगे, मदद करेंगे जो राजस्थान के लोग हैं। ठीक है, सो एग्जैक्टली कितने रुपीज़ हैं, सो रुपीज़ है 5.21 लाख करोड़। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो राजस्थान की GSDP है, व्हाट इज GSDP, ये GDP जैसा होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी में जैसे स्टेट आ जाता है। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये लगभग 15 लाख करोड़ है। ठीक, 15 लाख करोड़ है, लेकिन इनमें से 5 लाख करोड़ इसने राइजिंग राजस्थान के लिए अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने। सो इसका मतलब है कि लगभग 33% अपना GSDP राजस्थान सरकार ने यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसमें रोजगार की बात हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 1.55 डायरेक्ट जॉब्स दी जाएंगी। ठीक है, और ये लगभग कितने हैं, 62 बिलियन $, है, जो कि इंडिया में कितने होते हैं, 5.21 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, यहाँ पर आप इस पूरे न्यूज़ को देख सकते हैं, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा कि 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में किन 2 देशों ने भाग लिया। देखिए अभी क्या हुआ था ना कि 2+2 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें हमारे देश के
रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने एक देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ एमओयू साइन किया, ठीक है, मिनिस्ट्रियल डायलॉग है उसको साइन किया है। सो वो देश है हमारा कौन सा, वो देश है हमारा इंडिया एंड जापान, ठीक है। इंडिया एंड जापान ने क्या किया है, 2+2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग साइन किया हुआ है, ठीक है, ये दिल्ली में हुआ है। अच्छा, जापान के पूछेगा कि मिनिस्टर कौन थे, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे किहारा मिनोरू एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कौन थे, सो ये थे योको कामिकावा, ठीक है। ये दो मिनिस्टर्स के नाम आप ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ है, ये 20 अगस्त को हुआ है। कहाँ पर हुआ है, सो ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है, 20 अगस्त नई दिल्ली, भारत जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। एंड ये भी ध्यान रखिए किहारा मिनोरू एंड योको कामिकावा, ठीक है, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं जापान के एंड ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। क्लियर, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि 11 नए परमाणु रिएक्टर के निर्माण में चीन कितना निवेश कर रहा है, ठीक है। सो चीन क्या कर रहा है ना कि अभी परमाणु रिएक्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना उसको डेवलप करने के लिए क्या कर रहा है, पैसे काफ़ी ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जो उसका कार्बन एमिशन है, जैसे कि हम ट्रेडिशनल फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग का कार्बन एमिशन होता है ना, सो उस कार्बन एमिशन को कम करने के लिए चाइना क्या कर रहा है, अपने 5 स्टेट्स में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहा है, ठीक है। सो वो कितने राशि है, क्या राशि है एग्जैक्टली, सो राशि हमारी 31 बिलियन डॉलर लगा रहा है चाइना, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ताकि क्या कर सके, वो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं कार्बन एमिशन के उसको कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। सो ये 5 स्टेट में कर रहा है, वो 5 स्टेट के नाम आप देख सकते हैं, ये उनके नाम मेंशन है, ठीक है, अजीब से नाम है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चाइना का कितने पे है, ये लगभग 220 बिलियन युआन कर रहा है, यानी कि लगभग 31 बिलियन डॉलर है US डॉलर के अकॉर्डिंग। एंड ये किस लिए कर रहा है, ताकि जो उसकी जो निर्भरता है वो क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है, कार्बन एमिशन जो है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको क्या किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, ठीक है, अपने 5 स्टेट्स में बना रहा है। ये है उन 5 स्टेट्स के नाम, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन थे जिनका चेन्नई में निधन हो गया, ठीक है। सो ये डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, इनका भी हाल ही में डेथ हो गया है। डेथ उस मौके पर हुआ है कि ये न्यूज़ आई है, और अगर ये नॉर्मल भी होते तब भी न्यूज़ आनी थी, लेकिन ये जब डेथ हुई है ना तो वहाँ पर राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ना, राजनाथ सिंह, वो उस टाइम पे अवेलेबल थे वहाँ पर, और इनको हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई है। सो नाम पूछ रहा है कि नाम बता दीजिए। सो ये नाम कौन सा है, ये नाम है राकेश पाल, ठीक है, ये राकेश पाल है जिनका अभी हाल ही में डेथ हुआ है। जब राजनाथ सिंह अवेलेबल थे मीटिंग में तभी इनको हार्ट अटैक आया और इनकी डेथ हो गई, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी डेथ हो गई है, राजनाथ सिंह, ठीक है, 59 वर्ष के थे और राजनाथ सिंह की अगुवाई में तटरक्षक बल में समारोह में भाग लेने के लिए चेन्नई आए थे, लेकिन इनकी वहीं पे हार्ट अटैक से क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, हृदयघात से निधन हो गया। ठीक, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि एन चंद्रबाबू नायडू ने श्री सिटी में कितनी औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, ठीक है, ऐसे कितनी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया किसने, एन चंद्रबाबू नायडू ने, ठीक है। सो एग्जैक्टली जो इंडस्ट्रियल परियोजना है ना, ये किस लिए की जाती हैं, ताकि रोजगार को क्या किया जा सके, उत्पन्न किया जा सके। सो ऐसी कितनी इंडस्ट्रियल परियोजनाएं हैं, सो वो हैं 16, ठीक है। ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है श्री सिटी में, ठीक है, श्री सिटी में हो रहा है, जो क्या करेगा, जो 15,000 जॉब्स देगा, ठीक है। कितनी जॉब देगा ये लगभग 15,000 जॉब देगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कौन, एन चंद्रबाबू नायडू, एंड इन्होंने क्या किया है, श्री सिटी में लगभग 3,683 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं, ठीक है। कहाँ के लिए किए हैं, किए हैं इन्होंने श्री सिटी के लिए। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि 15,000 जॉब्स को क्या करेगा, ये अनाउंस करेगा, ठीक है। 15,000 जॉब को देने की बात की जा रही है, ठीक है, कहाँ पर, श्री सिटी में, ठीक है। 16 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। डेट पूछी जा रही है कि बताइए कब मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। तो मानवतावादी दिवस या क्यों मनाया जाता होगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग को इंसानियत के नाते, मानवता के नाते लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ठीक है। कब मनाया जाता है ये सवाल है। सो ये मनाया जाता है 19
अगस्त को, ठीक है, ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार जो हमारा कैंपेन था 2024 का, उसकी थीम क्या थी? एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ऐसा टैग हम लोगों ने चलाया कि एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी करके, ताकि इस मानवतावादी दिवस पर हम क्या कर सके? इंसानियत को, मानवतावादी को प्रमोट कर सके, ठीक है। और ऐसा बताया जा रहा है ना कि ये 2024 में गंभीर स्वरूप ले लेगा, क्योंकि वैश्विक समुदाय को एक गंभीर वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वॉर चल रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में चल रहे हैं, इवन ईरान, इराक, और जैसे इजराइल हमास में युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर है। सो ये सभी एक बड़ा, बहुत ही बड़ा कंसर्न है ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। सो कुछ ऐसी बात की जा रही है, हम लोगों ने एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी करके टैग को चलाया, जो क्या करेगा? जो कि मानवतावादी को प्रमोट करेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है कि किस संगठन ने स्लाइस के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को के साथ विलय यानी मर्जर को क्या कर दिया है? मंजूरी दे दी है। सो पूछ रहा है कि कौन सा बैंक है, ठीक है, क्या कौन सा संगठन है जो क्या करेगा? स्लाइस क्या है? स्लाइस एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है। स्लाइस क्या है? एक कंपनी है जो कि मर्ज हो जाएगी, ठीक है, किसके साथ? ये नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है, ये मर्ज हो जाएगा, ये स्लाइस उसको मर्ज कर लेगा। तो कौन ये अप्रूव किया है? सो किया है एनसीएलटी ने। एनसीएलटी क्या है? एक टाइप का ट्रिब्यूनल है, ठीक है। एनसीएलटी एक टाइप का ट्रिब्यूनल है जिसने इस मर्जर को क्या किया है? मंजूरी दे दी है, ठीक है। सो ट्रिब्यूनल कौन सा है हमारा? सो ट्रिब्यूनल है हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनसीएलटी, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसने क्या किया है? इसने नॉर्थ ईस्ट के जो बैंक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था नॉर्थ ईस्ट का, उसको क्या किया है? स्लाइस कंपनी के साथ मर्जर को क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने क्या किया है? ये मर्जर को क्या किया? इसने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, किसके साथ? स्लाइस कंपनी के साथ। कौन सा? NESFB यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि चेन्नई में डॉक्टर कलई गनर एम करुणानिधि की शताब्दी स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? ये वो सिक्का है, ये बर्थ सिनेटरी है, ठीक है, ये बर्थ सिनेटरी है जो कि जारी किया है किसने? जारी किया इसको राजनाथ सिंह ने, ठीक है, राजनाथ सिंह ने जारी किया है एम करुणानिधि का ये जो सिक्का है उनके बर्थ सिनेटरी पर ये कॉइन लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या थे? ये एक इंडियन राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कहाँ के? तमिलनाडु के, ठीक है, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। एंड इसका इन्होंने क्या किया? अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है ना हमारे, उन्होंने 18 अगस्त को क्या किया है? उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सिक्का जारी किया, ठीक है, स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है कि मारिया ब्रायंस मोरेरा का निधन किस आयु में हुआ? ठीक है, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन है, ठीक है, ओल्डेस्ट पर्सन थी। ये किस कंट्री की थी? सो ये थी स्पेन की। इनकी अभी हाल ही में क्या हुई है? डेथ हो गई है, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। सो वो एज पूछ रहा है कि किस एज में डेथ हुई है, ठीक है। सो इनकी डेथ हुई है 117 साल की उम्र में, ठीक है। ये किस कंट्री की थी? ये थी स्पेन की, ठीक है। 117 वर्ष में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। ये कहाँ की थी? ये स्पेन की थी, ठीक है। और ये एक खास बात इसमें ये है कि ये दोनों विश्व युद्ध में शामिल रही हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर 2, ये दोनों में शामिल रही हैं, ठीक है। 1914 से 1918 तक चला था एंड 1939 से 1945 तक ये दोनों वर्ल्ड वार में थी, मतलब कि जीवित थे उस टाइम पे। ये लिविंग पर्सन है जो दोनों वर्ल्ड वार को देखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। इनकी 117 वर्ष में क्या हुई है? डेथ हुई है। और ये किस कंट्री की थी? ये थी स्पेन की, ठीक। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा, व्हाट इज हथकरघा? हथकरघा क्या है? हैंडलूम है, ठीक है, जो हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो हाथ से हम लोग शिल्पकारी करते हैं ना, हैंडलूम प्रोडक्ट, ठीक है। सो उसको क्या कह रहा है कि विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय पूछ रहा है कि भाई हथकरघा जो नेशनल हैंडलूम प्रोडक्ट है उसके विकास कार्यक्रम के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टेक्सटाइल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? कौन सा मंत्रालय हो सकता है? तो भाई ये हैंडलूम प्रोडक्ट है यानी कि कपड़े से संबंधित है। सो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? वो मिनिस्ट्री हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्या कर रही है? NHDP पूरे देश में लागू करेगी, ठीक है। NHDP क्या है? नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड रॉ मटेरियल सप्लाई को क्या स्टार्ट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कर रही है, ठीक है। इसको पूरे देश में क्या कर रही है? सप्लाई करेगी, ठीक है। रॉ मटेरियल भी सप्लाई करेगी। RMS एंड NHDP आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। बताइए यहां तक कोई दिक्कत?
चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि आतंकवाद से पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, देखो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उससे पीड़ित जो लोग हैं, ठीक है, उनकी स्मृति और श्रद्धांजलि के लिए हम लोग क्या करते हैं, डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ठीक है, जो आतंकवाद से प्रभावित हुए हैं, जो जिनकी डेथ हुई है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके लिए दिन पूछ रहा है, इन फॉलोइंग डेज में से कौन सा डेज है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जुलाई, अगस्त 21, सितंबर 11 या फिर अक्टूबर 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगस्त 21। ठीक है, अगस्त 21 को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं क्या, या फिर हम लोग रिमेंबर करते हैं किसको, जो कि टेररिज्म के विक्टिम रह चुके हैं। ठीक है, जो कि टेररिस्ट से क्या हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि संकल्प कौन सा है हमारा, 72/165 2017। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिजोल्यूशन है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, ये रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं। ठीक है, 21 अगस्त को मनाते हैं। आतंकवाद से जो पीड़ित हुए हैं उनको क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करने के लिए मनाते हैं। आतंकवाद सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, सो इसीलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और आतंकवाद खत्म होना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट में बताइए। अगला सवाल क्या है हमारा कि सत्य प्रकाश सांगवान को किस आयोजन के लिए भारतीय टीम का शेफ डे मिशन। ठीक है, शेफ डे मिशन क्या होता है कि जो चीफ होते हैं, ठीक है, किसी भी मिशन के ये क्या बनाए गए हैं, ये चीफ बनाए गए हैं। सो ये पूछ रहा है कि कौन सा मिशन है। ठीक है, अभी ओलंपिक्स हो गए हैं। ठीक है, इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में मेडल लाया। ठीक है, बहुत सारे मेडल लेके आए हैं। ठीक है, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल लाया है, सिल्वर मेडल लाया था, है ना। मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, उसी में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। सो पेरिस ओलंपिक काफ़ी इवेंटफुल रहा इंडिया के लिए। अब क्या हो रहा है कि पेरिस में पैरा ओलंपिक्स हो रहा है। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक्स के शेफ डे मिशन कौन बनाए गए हैं, बनाए गए हैं सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, पेरिस ओलंपिक। और इस बारी इंडिया क्या कर रहा है ना कि सबसे ज़्यादा एथलीट भेज रहा है। वो कितने हैं टोटल, वो है 84 एथलीट। ठीक है, जिसमें से 32 कितनी है, 32 इसमें से महिलाएं हैं। ठीक है, इसमें 32 क्या है, फीमेल है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पेरिस ओलंपिक में एथलीट कौन भेज रहा है, भारत भेज रहा है, मतलब कि इस बारी सबसे ज़्यादा है। कितने नंबर हैं, तो वो है 84। बाकी ये भी आप देख सकते हैं कि प्रकाश सांगवान को क्या बनाया गया है, शेफ डे मिशन बनाया गया है। ठीक है, किसने अपॉइंट किया होगा, सो ऑफकोर्स किसने किया होगा, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, प्रकाश सांगवान को शेफ डे मिशन अपॉइंट किया है। ठीक है, कहाँ के लिए अपॉइंट किया है, सो पेरिस ओलंपिक के लिए अपॉइंट किया है। ठीक, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस संगठन ने शक्तिकांत दास को विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया, यानी कि टॉप बैंकर पूछ रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये ग्लोबली बात हो रही है। सो इनमें से कौन सी फॉलोइंग जो संस्था है जिन्होंने इनको टॉप बैंकर की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, सो एग्जैक्टली मैगजीन कौन सी हमारी, वो है ग्लोबल फाइनेंस। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस ने क्या किया है, शक्तिकांत दास को क्या किया है, टॉप बैंकर घोषित किया है। और ये इस बार नहीं, पिछले साल भी इनको टॉप बैंकर घोषित किया था। ठीक है, किसने, ग्लोबल फाइनेंस ने। अच्छा, इनको ग्रेड क्या दिया था, सो दिया था इनको A+। ठीक है, A+ की ग्रेड इनको दी गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, A+ ग्रेड दी गई थी किसको, शक्तिकांत दास को। ठीक है, अमेरिका की है कौन सी, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है। ठीक है, जिसने क्या किया है, इन्होंने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या दिया, टॉप बैंकर की पोस्ट या टॉप बैंकर का दर्जा उसमें लिस्टेड किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि भारतीय विमानपत्तन यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरिम चेयरमैन कौन है। ठीक है, इंटरिम चेयरमैन कौन होता है कि जैसे अभी कोई चेयरमैन है वो कार्य कर रहे होंगे, सो उनकी जगह पर ये कार्य करेंगे। ठीक है, कौन है, ये सवाल पूछ रहा है। सो राकेश सिंह, M सुरेश, संजीव कुमार या फिर राजेश कुमार। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा M सुरेश। ठीक है, M सुरेश क्या बनाए गए हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरिम चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, M सुरेश का नाम आप ध्यान रखेंगे। ओके, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, इंटरिम चेयरमैन बनाए गए हैं। क्लियर, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हेन विल ट्रैक 1.5 कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस। ठीक है, ट्रैक 1.5 कॉन्फ्रेंस क्या है, इसको आप समझिए कि जो टेररिस्ट होते हैं ना, वो आज के टाइम पर जो ग्राउंड पे जाके टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, बम फोड़ते हैं, वो अलग। वो आज के टाइम पे जो ऑनलाइन स्पेस है,
जो हमारे सोशल मीडिया है वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि में फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाना, दंगों को भड़काना, उसमें उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है, किसी भी जगह पे, ठीक। सो टेररिस्ट जो है ना, इनको ट्रैक किया जाएगा। 1.5 कॉन्फ्रेंस ऐसी की गई है, कहाँ पर ये की गई है, इंडिया के न्यू दिल्ली में। यूरोपियन यूनियन है एंड GCTC है क्या, ग्लोबल काउंटर फॉर टेररिज्म काउंसिल, ठीक है। ये क्या कर रही है, ट्रैक 1.5 कॉन्फ्रेंस कर रही है, ठीक है। कहाँ पर हुई, कब हुई, तो ये हुई अगस्त 21 और 22 को, 2 दिन में ये हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन एंड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री आर ऑर्गेनाइजिंग अ रीजनल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। किसके साथ हो रहा है, सो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, GCTC यानी ग्लोबल काउंटर फॉर टेररिज्म काउंसिल के साथ। ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, विमान, वो पिछला वाला सवाल आ गया था, इसको हम जब PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे तो वहाँ पर ये अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये सही हो जाएगा, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा कि GCTC ग्लोबल काउंटर फॉर टेररिज्म काउंसिल अगस्त 21-22 को कहाँ हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन और इंडियन की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, इसने क्या किया है, पार्ट लिया है, ठीक। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है। ये बनाया जा रहा है, अभी एग्जैक्टली बना नहीं है, ये बनाया कब जाएगा, सो ये बनाया जाएगा 26 नवंबर, ठीक है। 26 नवंबर 2024 तक ये बनकर क्या हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, ठीक है। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। और लागू कब हुआ था, इनैक्ट कब हुआ था, सो हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है कि कहाँ पर बनाया जा रहा है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो क्या वो IIT है या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी है, सो यूनिवर्सिटी है OP जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी क्या बना रही है, संविधान एकेडमी, कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम बना रही है, ठीक है। और ये क्यों बना रही है, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था एंड 2024 में क्या हो रहे हैं, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नवंबर 26 2024 को क्या करेगी, ये बनाकर रेडी कर देगी, ठीक। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि विच कंट्री विल नाउ होस्ट द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, सो ये कहाँ पर होस्ट किया जाएगा। आप इस फोटो को देखिए, ये कौन है, ये है शेख हसीना, ठीक है। ये बांग्लादेश की क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन इनको क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा और अपने देश छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है। रिजाइन करके अपना देश छोड़कर चले गई हैं। यूनुस खान वहाँ पर इंतरिम गवर्नमेंट के क्या बने हुए हैं, हेड बने हुए हैं, ठीक है। ये एक अलग ही पूरा मुद्दा है, आप इसको चाहते हैं कि इसको पूरा समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सवाल क्या है कि कौन सा देश अब महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। सो पहले कौन कर रहा था, अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, सो पहले तो कर रहा था बांग्लादेश, लेकिन अब कौन करेगा, अब करेगा UAE, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात, शारजाह करके स्टेडियम है, वहां पर ये होगा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ICC ने इंडिया को कहा था कि आप होस्ट कर लो, लेकिन इंडिया ने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक और आप बात याद रख सकते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि जो ICC है उसके अगले हेड कौन हो सकते हैं, जो इस टाइम पे BCCI के हेड हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हैं, कौन है वो, जय शाह, ठीक है। जय शाह अगले ICC के हेड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश में होना था, लेकिन अब कहाँ पे होगा, UAE में होगा, ठीक है। बाकी आप और देख सकते हैं, दुबई और शारजाह में होगा, स्टेडियम है। और शेख हसीना वो अपना देश छोड़ के चली गई है, वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल था, वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी जिससे कि अब वहाँ पर नहीं हो सकता। एंड आप यहीं पर याद कर सकते हैं पिछले क्लास का सवाल हमारा कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो बांग्लादेश गया हुआ है, क्या करने, चेक करने, क्योंकि वहाँ पर हिंदूज जो माइनॉरिटी है उनको क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जा रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो बांग्लादेश गई हुई है कि वहाँ पर चेक कर सके कि क्या वहाँ पे सच में कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि 20 अगस्त को थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट करके एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रॉम्प्ट किस लिए लॉन्च किया गया, ताकि सर्विलांस किया जा सके, ठीक है, मॉनिटर किया जा सके। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट थर्मल, ठीक है, क्लियर है। और इसको लॉन्च किसने किया है, ये सवाल है हमारा। सो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं वही उसको लॉन्च करेंगे। सो वो कौन है, इनमें से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या फिर मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने 3 ऑनलाइन
और लॉन्च किए हैं, ठीक है, 3 ऑनलाइन पोर्टल और लॉन्च किए हैं, इसमें से प्रॉम्प्ट एक है, ठीक है, बाकी आगे सवाल में मिलेंगे आपको। देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट का शुभारंभ 20 अगस्त को किया है नई दिल्ली में। किसने किया है? केंद्रीय विद्युत मंत्री, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। इससे पहले ये हरियाणा के भी सीएम रह चुके हैं, ठीक। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है कि 2024 सिंसिनाटी ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, सिंसिनाटी ओपन यूएस में हुआ है एंड इसका खिताब किसने जीता है ये सवाल है, ठीक है। इन्होंने जीता है, इनका नाम पूछ रहा है, नोवाक जोकोविच। इन्होंने तो टेनिस में क्या लाया था? गोल्ड मेडल, है ना। किसको हरा के लाया था? सो कार्लोस अल्काराज को, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने हराया था कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक 2024 में। ये सवाल हमने कवर किया था, ठीक है। अच्छा, ये कौन है? ये है जैनिक सिनर, ठीक है। ये जैनिक सिनर है जिन्होंने क्या किया? सिंसिनाटी ओपन जीत लिया है, ठीक है। किसको हरा कर जीता है पूछेगा तो क्या बताएंगे? वो है फ्रांसिस टियाफोए, ठीक है। फ्रांसिस टियाफोए हैं जिनको हराकर जैनिक सिनर ने क्या जीता है? सिंसिनाटी ओपन जीता है, ठीक है, सिंसिनाटी ओपन जीता है। बाकी ये नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, ये पेरिस ओलंपिक के रनर अप एंड विनर है। आप इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6-2 से हराकर जीता है किसने? जैक सिनर ने, ठीक है। सिंसिनाटी ओपन का फाइनल फ्रांसिस टियाफे को हराकर जीता है। 2 सेट में हुआ था, अमेरिका ओपन में उन्होंने हराना मुश्किल होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। हमारा अगला सवाल क्या है कि आर्यन सेबालिंका, ठीक है, ये आर्याना सेबालिंका हैं जिन्होंने सिंसिनाटी ओपन में वुमेन्स सेगमेंट में इन्होंने क्या किया है? जीता हुआ है, ठीक है। इन्होंने किनको हरा कर जीता है ये सवाल है। सो इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया जेसिका पेगुला को, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? सिंसिनाटी ओपन यूएस में हुआ था। वुमेन्स में विनर कौन है? वुमेन्स में विनर है आर्याना सेबालिंका, ठीक है। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया है जेसिका पेगुला को, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, PDF पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि किस संगठन ने अमूल को 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया है, ठीक है। अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग अमूल का दूध कंज्यूम करते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित है एंड वाइट रेवोल्यूशन लाने में अमूल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। गुजरात बेस्ड इंडस्ट्री है ये एंड बात कर रहा है कि दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड बनाया गया इसे। सो ये कौन हो सकता है? सो ये है ब्रांड फाइनेंस, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस करके एक संगठन है, ठीक है, जिसने क्या किया है? अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड अनाउंस किया, ठीक है। कौन सा रेटिंग मिला है? सो रेटिंग मिला है AA+, ठीक है। रेटिंग कौन सी है? AA+ की रेटिंग मिली है। बाकी सेकंड नंबर पर कौन है? सो हर्षे है, ठीक है, ये भी फूड ब्रांड है एंड इसको दिया किसने है? इसको दिया है किसने? फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट किसका? ब्रांड फाइनेंस का, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स कितनी है इसकी? सो 91 है, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 11% इसकी वैल्यूएशन बढ़ी हुई है। मतलब इस साल अगर 100 थी इसकी ब्रांड वैल्यूएशन तो अगले साल कितनी हो गई होगी? 111%, ठीक है। 11% बढ़ी है इसकी, 2023 में 11% से बढ़ी है, ठीक। बाकी आप इसका नाम ध्यान रखिएगा। सेकंड पर कौन है? सो वो है हर्षे करके, ये भी एक क्या है? ब्रांड है, ठीक है। फूड और जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ये लोग क्या बनाते हैं? आइटम्स बनाते हैं और इसी के उसमें ब्रांड फाइनेंस ने क्या किया? इनको रेटिंग दी हुई है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है कि विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलरिस डॉन मिशन, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी है जिसने क्या किया? पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है। इसी कंपनी ने क्रू 9 मिशन लॉन्च किया था नासा के साथ, ठीक है। और इसी कंपनी ने क्या किया है? अभी पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया है। ये कंपनी एलोन मस्क की है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी है हमारी SpaceX, ठीक है। जो ये क्या करेगी? 2 घंटे का स्पेस वॉक ऑर्गेनाइज करवा रही है, ठीक है। 2 घंटे का स्पेस वॉक करेंगे एंड स्पेस सूट का भी परीक्षण करेंगे। 26 अगस्त को इसका लॉन्च होगा एंड कंपनी कौन सी है? कंपनी है हमारी SpaceX, ठीक है। कंपनी कौन सी है हमारी? SpaceX, ठीक। और वहाँ पे USA के जो मिलियनर हैं वो लोग इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। वो मिलियनर कौन है? किड पोटेट, ये नाम पूरे दे रखे हैं, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में फेस मैच नामक AI संचालित सुरक्षा सुविधा शुरू की है? जैसे कि हम लोग फ़ोन में क्या करते हैं, लॉक खोलना होता है तो देखते हैं ना, अपना चेहरा दिखाते हैं तो वो लॉक खोल देता है, ठीक है। सो ऐसे ही क्या किया, बैंक ने फेस मैच AI सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि क्या किया जा सके? सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सके, ठीक है। सो वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है हमारी एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है? AI फेस मैच सर्विस को क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। एक्सिस बैंक से आप याद कर सकते हैं प्रिमुस, ठीक है। प्रिमुस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने, किसके साथ? सो वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया था ना, ठीक है। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड था एंड ये भी आप ध्यान रखिएगा कि AI संचालित सुरक्षा सुविधा किसने लॉन्च शुरू की है? तो वो है हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक।
ये आप डिटेल देख सकते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठाते हुए क्या किया, फेस मैच नामक एक सुरक्षा फीचर पेश किया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन कब हुआ। ठीक है, वो पूछ रहा है कि डेट इनकी किस तारीख को इनकी डेथ हुई है। ठीक है, ये आर्मी के जनरल रह चुके हैं एंड इनका भी हाल ही में डेथ हुआ है। सो डेथ कब हुआ है, 19 अगस्त को। ठीक है, एंड इनके जो फनरल सेरेमनी है, जो अंतिम संस्कार हुआ है, वो 20 अगस्त को हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, चेन्नई में हुआ है। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं 19 अगस्त को चेन्नई में इनका निधन हुआ एंड 20 अगस्त को क्या हुआ, इनका अंतिम संस्कार किया गया। बाकी इनके बारे में ये डिटेल है, केरला से थे ये, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है ये आप देख सकते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, सो इंडिया का ट्रैवल अवार्ड है जिसने क्या करता है कि जो बेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में उसको क्या करता है, अनाउंस करता है। ठीक है, सो कौन सा एयरपोर्ट है हमारा, वो हमारा एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट है हमारा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जिसको क्या मिला है, इंडियन ट्रैवल अवार्ड की तरफ से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का मान्यता मिली हुई है। ठीक है, बेस्ट एयरपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, बेस्ट एयरपोर्ट। ओके, बाकी यहाँ पे आप और डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। 51वें फाइटर विंग के साथ उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 अभ्यास में कौन सा देश शामिल है। ठीक है, फ्रीडम एक्सरसाइज की बात हो रही है यहाँ पर आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है। तरंग शक्ति, यहाँ पर आप बता सकते हैं मुझे उदार शक्ति, दो बताइए चलिए। ठीक है, तरंग शक्ति कहां पर हुई थी, ये हुई है सुलार, तमिलनाडु। कितनी कंट्रीज शामिल थी, कंट्रीज थी टोटल 30। ठीक है, और यहीं पे उदार शक्ति की बात हो रही, तो उदार शक्ति कौन से देश शामिल था, सो वो है हमारा इंडिया और मलेशिया। और मित्र शक्ति भी कौन था, मित्र शक्ति में था इंडिया और श्रीलंका। मित्र शक्ति में कौन था, इंडिया और श्रीलंका था। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका था। बाकी ये पूछ रहा है कि उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज कौन सा देश कर रहा है, सो वो है हमारा साउथ कोरिया। ठीक है, किसके साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है। ठीक है, ओसान एयरबेस पर ये हो रहा है। ठीक है, ओसान एयरबेस पर हो रहा है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कर रहा है। उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज किसके साथ कर रहा है, सो यूएस फोर्सेस के साथ मिलकर ये कर रहा है। ठीक है, 51st फ्रीडम क्या है, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, फाइटर विंग है उसके साथ ये कर रहा है। ठीक है, क्या, उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा से पीड़ितों की स्मृति को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, सो ये क्या है एग्जैक्टली मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारे जो विक्टिम्स हैं, किसके विक्टिम्स हैं, जो वायलेंस होता है। ठीक है, वायलेंस होता किस बेसिस पे है, सो बेसिस हमारा रिलीजन या फिर बिलीफ। जैसे कि अभी बांग्लादेश की बात की जाए तो उनका रिलीजन क्या है, अलग है। ठीक है, जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं, जो बांग्लादेश में जो मुस्लिम्स हैं, और इवन पाकिस्तान की बात करें तो कोई गलत बात नहीं होगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में जो इस टाइम पे हालात हैं कि मुस्लिम्स हिंदू को क्या करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, सो ये रिलीजन और बिलीफ के बेसिस पे तो हुआ कि उनको किस बात पे, उस क्या आधार बनाकर उनको परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सो केवल एकमात्र आधार है, वो है उनका धर्म, और तो कोई आधार है नहीं। सो इसीलिए क्या करता है, यूनाइटेड नेशन का एक जनरल असेंबली करके है, जो कि डेट कौन सा है हमारा 22 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करवाता है, क्या कमेमोरेट करता है, सेलिब्रेट नहीं करता, एग्जैक्टली दिवस के रूप में कौन सा मनाता है। सो दिवस है हमारा इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेटिंग दी विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। ठीक है, बाकी आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा लॉ है, वो रेजोल्यूशन कौन सा था। सो ये है रेजोल्यूशन 73/296 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ित की स्मृति के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, कौन सा है, सो वो है जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्लियर, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कहाँ पर, नेशनल जियो साइंस। ठीक है, इसको किसने दिया है, इसको दिया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिया है। किसको दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है, तो वो है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। ठीक है, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को क्या दिया गया है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। ठीक है, 2023 में, और कितने लोगों को दिया है, सो 21 जियो साइंटिस्ट थे, उनको दिया गया। ठीक है, जिसमें एकेडमिक्स, प्रोफेशनल एंड अक्रॉस दी कंट्री लोग जो आए थे उनको दिया गया है। बाकी आप धीरज मोहन बनर्जी का भी नाम ध्यान रखेंगे कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है।
हमारा अगला सवाल क्या है कि हु रिसेंटली टुक ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ DPIIT। ठीक है, DPIIT क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसके भी हाल ही में क्या बनाए गए हैं, सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ठीक है, सो सेक्रेटरी का नाम क्या है, अमरदीप सिंह भाटिया। ठीक है, ये अमरदीप सिंह भाटिया जी हैं, ये IAS ऑफिसर हैं। इनको क्या बनाया गया है, इनको DPIIT का सेक्रेटरी बनाया गया है। इससे पहले कौन थे, इसके पहले थे राजेश कुमार सिंह। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये IAS ऑफिसर थे 1993 बैच के। इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला है। ठीक है, सो ये बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये बात की गई थी कि जो हमारे जो शिल्पकारी है, ठीक है, जो हस्तशिल्प है उसको क्या किया जाए, उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। तो वो कौन है, सो वो है हमारे गिरिराज सिंह जी। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हैं ये गिरिराज सिंह, और इन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में अशोक होटल में क्या किया है, इन्होंने इसका हस्तशिल्प निर्यात के लिए पुरस्कार का समारोह किया था। एंड कपड़ा मंत्री हैं कौन, गिरिराज सिंह, इन्होंने क्या किया है, हस्तशिल्प की भूमिका पर प्रकाश भी डाला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बातें बताई हैं ताकि इसको क्या किया जा सके, बेहतर किया जा सके। आप गिरिराज सिंह का नाम ध्यान रखेंगे और अशोक होटल नई दिल्ली का भी बात आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने से पहले इल्के गुडोगन किस टीम के कप्तान थे। ठीक है, ये अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से इन्होंने रिटायरमेंट ली है। ये जर्मनी नेशनल टीम के क्या रह चुके हैं, फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, इल्के गुडगॉन। ठीक है, इनका नाम क्या है एग्जैक्टली, इनके गुडोगन। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखिएगा, जर्मनी नेशनल टीम से इन्होंने क्या किया है, फुटबॉल खेला है एंड वहाँ के ये कैप्टन भी रह चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33 वर्ष के थे इन्होंने, इल्के गुडोगन, एंड इन्होंने क्या किया है, अपने क्वार्टर फाइनल तक पहुँचाया था इन्होंने, और बाकी इन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट का अपना अनाउंस किया। ठीक है, ये जर्मनी के थे। ठीक है, ये जर्मनी के फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि किस संगठन ने स्वदेशी समुद्री इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, ये क्या है एग्जैक्टली कि जो हमारी इंडियन नेवी है इसने क्या किया है, ये एक टाइप का कोलैबोरेशन कर रहा है। ठीक है, किसके साथ, तो ये कोलैबोरेशन कर रहा है BEML लिमिटेड के साथ। ठीक है, ये क्या कर रहा है, समझौता ज्ञापन किया है, किस लिए, ताकि जो हमारी नेशनल इंजीनियरिंग है, ठीक है, मतलब कि हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना, कि हम अपना सामान खुद से बनाएंगे, खुद से बेचेंगे, उसी के विकास के लिए ये कंपनी ने क्या किया है, इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, 20 अगस्त को किया है। ठीक है, समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, भारी इंजीनियरिंग निर्माता BEML लिमिटेड। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, BEML। ठीक, बाकी यहाँ पे ये क्या किया, नेवी के साथ इसने पार्टनरशिप करी हुई है एंड इसने क्या किया, कोलैबोरेट किया है। ठीक है, ताकि जो हमारी इंडिजीनियस डिज़ाइन है, ठीक है, जो कि हम डेवलप कर सकें, जो हम अपने देश में ही बना सकें, अपने देश में ही क्या कर सकें, उन चीज़ों को बनाकर निर्यात कर सकें और उसका मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की बात की जा रही है। ठीक है, BEML। ठीक है, BEML का नाम आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि दी MOU बिटवीन KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसने क्या किया है, एक MOU साइन किया है। ठीक है, वो MOU साइन किया है एग्जैक्टली किस लिए, ताकि हम क्या कर सके, चीज़ों को बेहतर कर सके। ठीक है, कैसी चीज़ों को बेहतर कर सके, सो वो चीज़ें हैं जैसे कि हमारे जो ट्रैकिंग की जा सके। ठीक है, जो MSME है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, उसके जो प्रोडक्ट है उसको ट्रैक किया जा सके, उसकी फिजिकल टेस्टिंग की जा सके। सो वो जगह हमारी कौन सी, KVIC राजघाट न्यू दिल्ली का ऑफिस है हमारा। ठीक, इसका आप ध्यान रखेंगे, KVIC एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या किया है, MOU साइन किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खादी ग्रामोद्योग, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने क्या किया है, MSME, ठीक है, के साथ क्या किया है, MOU साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ, ताकि क्या कर सके, जो फिजिकल टेस्टिंग है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सके। ठीक है, बाकी वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जा सके, टेस्टिंग की जा सके। ओके, इसके लिए क्या किया है, KVIC ने किसके साथ कोलैब किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ कोलैब किया हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ कोलैब किया है किसने, KVIC ने, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। अगले सवाल पर आते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR। ठीक है, ये तीनों प्लेटफॉर्म अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रॉम्प्ट हम लोगों ने पढ़ा था किसके लिए, कि जो हम लोग पावर थर्मल प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम लोग ट्रैक करने के लिए लाए थे, उसको लॉन्च इसने किया था। सो इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने।
ठीक है। एंड ये तीनों बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है। इसको किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने, ताकि क्या कर सकते हैं हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं जो थर्मल प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। जल विद्युत DPR प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको भी मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। जो हमारी बाकी चीज़ें हैं जो थर्मल से रिलेटेड, जो ऑनलाइन जो उसको टेक्नोलॉजी को क्या किया जा सके, बेहतर किया जा सके, उसके लिए इसने लॉन्च किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को क्या किया जा सके, उनके जो सर्वे है, इन्वेस्टिगेशन है, उनकी एक्टिविटीज़ को बेहतर किया जा सके, ठीक है। बाकी DRPS क्या है? डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर, ठीक है। पावर सेक्टर के डिजास्टर रिसोर्स की बात कर रहा है। ड्रिप्स, इसको भी किसने लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। जो साइक्लोन, अर्थक्वेक होते हैं, फ्लड्स होते हैं, जो भी डिजास्टर होते हैं, उसके रिसोर्स की इन्वेंट्री को बेहतर करने के लिए लॉन्च किए गए हैं ये सारे ऐप्स, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर ने किए हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि किस संगठन ने UPI सर्कल सुविधा शुरू की है, ठीक है। संगठन की बात कर रहा है कि किसने हाल ही में UPI सर्कल शुरू किया है, ठीक है। सो वो संगठन कौन सा है हमारा? वो संगठन है हमारा संगठन है NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है? इसने UPI सर्कल सुविधा को शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है? UPI सर्कल का स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि NASSCOM के मनोनीत अध्यक्ष, ठीक है। NASSCOM क्या है हमारा कि जो एक तरह के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या करती है कि जो टेलीकॉम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके चीज़ों को मैनेज करती है कौन? NASSCOM, ठीक है। इसका ऑफिस कहाँ पर है? इसका ऑफिस नोएडा और दिल्ली दोनों में है, 2 जगह इसके हेड ऑफिस है। और इसके क्या बनाए गए हैं? प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? राजेश नाम्बियार, ठीक है। राजेश नाम्बियार क्या बनाए गए हैं? NASSCOM के मनोनीत अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। NASSCOM का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। जो हमारे टेलीकॉम से रिलेटेड एंड जो सॉफ्टवेयर सर्विस से रिलेटेड कंपनी होती हैं उसके कौन बनाए गए हैं? प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। उसके कौन प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? राजेश नाम्बियार, क्लियर है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि डॉक्टर गिरीश साहनी किस संगठन के महानिदेशक के रूप में जुड़े थे, ठीक है। जुड़े थे का मतलब क्या है कि अभी इनका हाल ही में क्या हो गया है? डेथ हुआ है। ये किस संगठन से थे, ये सवाल है। तो संगठन है हमारा CSIR, साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। यहीं पर आप याद कर सकते हैं CMFRI के चेयरपर्सन कौन बनाए गए थे? ग्रिनसन जॉर्ज, ठीक है। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बनाए गए थे, ठीक है, ग्रिनसन जॉर्ज जी। इसका आप देख सकते हैं कि ये CMFRI के क्या थे? पूर्व महानिदेशक थे कौन? डॉक्टर साहनी। इनका 19 अगस्त को क्या हो गया है? इनकी डेथ हुई है, ठीक है। 5:40 पे ट्विटर पे CMFRI ने शोक प्रकट करते हुए बताया था। अगला सवाल क्या है हमारा कि कौन सी कंपनी पेटीएम के मनोरंजन और टिकटिंग कारोबार का अधिग्रहण कर रही है, ठीक है। तो ये कंपनी कौन सी है हमारी जिसने क्या किया है? पेटीएम का जो एंटरटेनमेंट एंड टिकटिंग बिजनेस, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि टिकट में जाते हैं ना, टिकट जब से मूवी देखने जाना होता है या कहीं बाहर जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? टिकट बुक करते हैं, ठीक है। तो ये टिकट को बुक करने के लिए जो पेटीएम का बिजनेस था उसको क्या किया है कंपनी ने? उसको कैप्चर कर लिया है, उसको क्या कर लिया है? ऑक्यूपाई कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। कौन सी कंपनी इनमें से? सो कंपनी है हमारी जोमेटो, ठीक है। जोमेटो ने क्या किया है? पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस एक्वायर कर लिया है, ठीक है। 2048 करोड़ रुपए देकर पेटीएम ने एक्वायर किया था, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सो ये अभी याद कीजिए 23 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया गया? 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल स्पेस डे, ठीक है। क्यों सेलिब्रेट किया गया? क्योंकि चंद्रयान का जो हमारा विक्रम लैंडर था वो मून के साउथ पोल पर क्या हुआ था? लैंड हुआ था। एंड इसी के साथ हम लोग क्या बन गए थे? चौथे देश बन गए थे जो चांद पर लैंड किए थे। एंड पहले देश थे जो चांद के मून के साउथ पोल पर लैंड किए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या सवाल है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? सो ये मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन को, ठीक है। यहाँ पर विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? गोविंद राजन पद्मनाभन को, ठीक है। एंड ऐसे 33 अवार्ड दिए गए हैं नेशनल जो हमारे विज्ञान रत्न पुरस्कार थे, ठीक है। इसका ऐसा 33 अवार्ड और दिया गया था जिसमें से टीम अवार्ड किसको मिला था? वो मिला था चंद्रयान मिशन को ही, ठीक है। एंड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड था, युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी जिसको विज्ञान रत्न पुरस्कार में दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेंगलोर के पूर्व निदेशक है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के। एंड ये कौन है? डॉक्टर पद्मनाभन, जिनको क्या मिला है? भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान में उनके नेतृत्व के लिए स्वीकारता है और उनको वो क्या मिला है? नेशनल विज्ञान रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन को। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि विच पेमेंट
प्लेटफॉर्म इज इंट्रोड्यूसिंग दी क्रेडिट लाइन, ठीक है, क्रेडिट लाइन फीचर का बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारे क्रेडिट मतलब क्या होता है, जैसे हम क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं ना, तो वैसे क्रेडिट लाइन की बात हो रही है। सो कौन सा हमारा प्लेटफॉर्म है इसमें से? सो हमारा प्लेटफॉर्म है फ़ोनपे, ठीक है। फ़ोनपे क्या कर रहा है? क्रेडिट लाइन फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेगा अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़ोनपे ने 22 अगस्त को अनाउंस किया है कि वो क्रेडिट लाइन को यूपीआई पर क्या करेगा? लॉन्च करेगा, ठीक है। फ़ोनपे का नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड ये क्या है? एक यूनिकॉर्न कंपनी है, यानी कि इसके 1000 बिलियन यानी कि लगभग 8000 करोड़ रुपए की 8000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन है, ठीक है। याद कीजिए, यूनिकॉर्न, मिनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, सोनिकॉर्न पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज के सवाल होते हैं हमारे समाप्त। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टीसीएस पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।